Hello everyone, welcome to TSN Education. Today we will do class 8th chapter 1st how, when and where. थर्ड वीडियो है, पेज नंबर 4. In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? क्या हम एनी केस में यह मान सकते हैं कि कोई भी पीरियड हिंदू या मुस्लिम का रहा होगा? Did not a variety of faiths exist simultaneously in these periods? Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? किसी युग के एज को क्या हम इन पीरियड्स को सभी धर्मों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते हैं? किसी युग या एज को उस टाइम के रूलर के रिलीजियन के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज क्यों किया जाता है? टू डू सो इज़ टू सजेस्ट दैट द लाइफ्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द अदर्स डू नॉट रियली मैटर. अगर ऐसा किया जाता है तो इसका मीन ये है कि जो अदर्स हैं उनकी लाइफ और जो प्रैक्टिस हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, उनका कोई भी महत्व नहीं रह जाता. वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एंसेंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ. हमें यह भी रिमेंबर रखना चाहिए कि एंसेंट इंडिया में सभी रूलर्स के रिलीजियन धर्म जो थे वे एक ही नहीं थे, वे एक ही फेथ विश्वास को शेयर नहीं करते थे. Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. ब्रिटिश जो क्लासिफिकेशन से अलग हिस्टोरियंस इंडियन हिस्ट्री को यूजुअली एंसाइंट, प्राचीन, मिडेवल, मध्यकालीन और मॉडर्न, आधुनिक इतिहास में डिवाइड करते हैं. द डिवीज़न टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम. इस डिवीज़न में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं. इट इज़ अ पीरियोडाइजेशन दैट इट इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट वेयर द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएट विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी. इस पीरियोडाइजेशन में जो मॉडर्निटी, आधुनिकता है, मॉडर्निटी की जो भी ग्रोथ है, जैसे कि ये सभी वेस्ट से लिया गया है, जहाँ पर मॉडर्निटी की जो ग्रोथ है जो कि साइंस में रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी में थी. मिडेवल वॉज ए टर्म यूज्ड इन डिस्क्राइब्ड ए सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट. मिडेवल उस टर्म को डिफाइन करते हैं जहाँ ऐसी सोसाइटी थी कि मॉडर्न सोसाइटी का एक भी फीचर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं था. Can we uncritically accept this characterization of modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty, nor was the period one of economic growth and progress. हम इसे बिना किसी क्रिटिसाइज़ किए, आलोचना के एक्सेप्ट करें कि मॉडर्न पीरियड को ही स्टडी का मेन पीरियड था. इस बुक में हम देखेंगे कि ब्रिटिश रूल में जो भी लोग थे उनमें इक्वलिटी, समानता, फ्रीडम, उनकी आज़ादी और लिबर्टी नहीं थी. ना ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ की बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी या प्रोग्रेस हुई थी. मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल. इसी कारण बहुत से ऐसे हिस्टोरियंस इसे कॉलोनियल पीरियड कहते हैं. व्हाट इज़ कॉलोनियल? इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड इस्टेब्लिश देयर रूल. कॉलोनियल क्या है? इस बुक में आप पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने कंट्री को कॉन्कर किया था, कैसे देश को जीत लिया था और अपना रूल इस्टेब्लिश किया था. सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजास. और इसके अलावा उन्होंने किस तरह से नवाब और राजा के साथ अपने रिलेशन संबंध रखे थे.
सी हाउ दे इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। आप देखेंगे कि कैसे सोसाइटी और इकोनॉमी पर अपना कंट्रोल उन्होंने किया था। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए उन्होंने वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना, कर इकट्ठा करना स्टार्ट किया था। बॉट द गुड्स दे वांटेड लो प्राइजेस, जिन गुड्स की उन्हें नीड होती थी वे उन्हें बहुत ही कम प्राइजेस पर ले लेते थे। प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंस। जिन गुड्स की उन्हें नीड होती थी वे लो प्राइसेस पर उनसे खरीदते थे, और जिन क्रॉप्स, जिन फसल को एक्सपोर्ट किया जाना था, निर्यात करने या बाहर भेजा जाना था, उनके नीड्स से उन क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता था। उन कॉन्सिक्वेंस, उन परिस्थितियों में क्या क्या चेंज हुए थे उन्हें भी हम देखेंगे। You will also came to know about the changes British rule brought about in values and tastes, customs and practices। इसके अलावा यह भी देखेंगे कि ब्रिटिश रूल में चेंजेस जो हुए थे वह किस तरह से वैल्यूज़ में, टेस्ट में, कस्टम्स और प्रैक्टिस में किस तरह से बदलाव हुए थे। When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization। जब एक कंट्री से अदर कंट्री ने रूल करना स्टार्ट किया और इकोनॉमिक्स, सोशल और कल्चरल किस तरह से चेंजेस हुए थे, इस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। यू विल however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way। बहुत से ऐसी क्लासेस और ग्रुप्स हैं जिनमें इस तरह के वे से जो चेंजेस का उन्हें एक्सपीरियंस नहीं था। दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड आर पास्ट इन द प्लूरल। इसीलिए हमारी इस बुक का टाइटल जो दिया गया है आर पास्ट एक प्लूरल फॉर्म में दिया गया है। हाउ डू वी नो? What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? अगर हिस्टोरियन जो हैं इंडियन हिस्ट्री को लास्ट 250 ईयर्स अगर उन्हें लिखना है तो वे कौन कौन से सोर्सेज को यूज़ करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन produces records। One important source is the official records of the British administration। ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को इम्पॉर्टेंट एक सोर्स माना गया था। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। जो ब्रिटिशर्स थे उनका बिलीव ये था, उनका ये मानना था कि जो राइटिंग का एक्ट है यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, जो भी निर्देश होते हैं, प्लान होते हैं, पॉलिसी, जो भी योजना होती है, जो डिसीज़न होते हैं, निर्णय जो भी लिए जाते हैं, एग्रीमेंट और इन्वेस्टिगेशन जो भी खोज की जाती है वह क्लियरली लिखी जानी चाहिए। इसे वे लोग ब्रिटिशर्स का बहुत इम्पोर्टेंट मानते थे। वंस दिस वॉज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। अगर इसको कर लिया जाता है तो जो भी इसे स्टडी करना और इसके बारे में डिबेट करना, बहस करना काफ़ी ईजी हो जाता है। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। ये राइटिंग का चलन जो था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक जो कल्चर, संस्कृति में मीमोज, नोटिंग्स और रिपोर्टिंग्स में भी चल रहा था। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स हैं उन्हें केयरफुली, सावधानी से सुरक्षित रखने की नीड है। सो दे सेट अप रिकॉर्ड्स रूम अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। इसीलिए उन्होंने
एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ, जो भी प्रशासनिक जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके साथ रिकॉर्ड रूम को अटैच किया था। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, जैसे विलेज में तहसीलदार का ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविंशनल सेक्रेटरीज, और प्रांत में जो सेक्रेटरीज होते हैं। इसके अलावा लो कोर्ट्स भी थे जिनके ऑल हैड देयर रिकॉर्ड्स रूम, जिनके की अपने रिकॉर्ड रूम उनके पास थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वर ऑल्सो एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। इसके अलावा स्पेशल जो इंस्टीट्यूट थे जैसे कि म्यूज़ियम और आर्काइव, इनके लिए इनको इस्टेब्लिश करने के लिए भी इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को यहाँ पर इनको इस्टेब्लिश कर इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता था। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।